बचपन के दिन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पीढ़ियों से ब्रिटिश साम्राज्य की और भारत सरकार की ईमानदारी के साथ नौकरी की है, लेकिन सरकार ने अब हमें नौकरी से हटा दिया है और पुनः नौकरी में न लेने की घोषणा तक कर दी है। इसके पीछे क्या कारण और क्या उद्देश्य हो सकता है, इसके बारे में मिलिट्री में कार्यरत अछूतों में दो प्रकार की धारणाएं फैली हैं। पहली धारणा ये थी कि बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव महाराज जब बम्बई आए थे सन 1890 तक उनको मिलिट्री का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। महाराज सभी अधिकारियों से हाथ मिलाते हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। लक्ष्मण मेहतर नाम के अधिकारी से हाथ मिलाते हुए महाराज ने उसके बारे में पूछा। वो अधिकारी मिलिट्री में चमारों को मेहतर उपनाम मिला था। चमार था। इस बात का महाराज को पता चल गया था। एक निम्न जाति के व्यक्ति से हमें हाथ मिलाना पड़ा, इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगा। इसलिए महाराज ने सरकार के ऊपर दबाव डाला कि निम्न जाति के लोगों को मिलिट्री से निकाल दीजिए और उन लोगों को पुनः नौकरी में मत रखिए। इसलिए सरकार ने अछूतों को मिलिट्री से निकाल दिया। दूसरी धारणा ये थी कि महारों ने पेशवाई ब्राह्मणी सत्ता नष्ट करने के लिए अंग्रेजों की मदद की थी। इस बात को लेकर तिलक को बड़ा गुस्सा था। उन्होंने सरकार को ये सलाह दी थी कि आप लोग हम पर राज कीजिए, किंतु नीची जाति के लोगों को अपनी नौकरी में मत रखिए, क्योंकि उनमें हमारा धर्म भ्रष्ट होता है। और सरकार ने उनकी सलाह मान ली। ये दोनों धारणाएं ही अज्ञानतापूर्ण थीं, इसमें कोई संदेह नहीं। इस अज्ञानता के कारण मिलिट्री से निकाल दिए गए अछूत लोग बहुत दिनों तक सयाजीराव महाराज को और तिलक को कोसते रहे। जब तक अछूतों की भर्ती मिलिट्री में होती रही, तब तक अछूतों में से महार और चमार जाति के कुछ परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी मिलिट्री में भर्ती होते रहे, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी हो गई थी और रहन सहन में भी बदलाव आ गया था। लेकिन जब मिलिट्री भर्ती पर रोक लगा दी गई, तब उन परिवारों का पेशा ही नष्ट हो गया। अन्य व्यवसायों में वे गए नहीं, जिसके कारण उनकी आर्थिक तंगी स्थिति बुरी तरह पिछड़ गई और उसी के साथ उनके रहन सहन में भी गिरावट आई। पेंशन के लिए जरूरी 2 वर्ष पूरे कर लेने के बाद रामजी सूबेदार ने महू में रहते हुए ही सन 1894 से पेंशन ले ली। उनकी पेंशन प्रतिमाह 50 रुपये थी। उस समय उनका भीवा 2.5 साल का था। उस समय वो हट्टा कट्टा, चतुर और शरारती था। उस समय आँखों को लुभाने वाली उसकी विशेषता उसके घुंघराले बाल थे। वो अपने माता पिता का बड़ा लाडला था। लेटते वक्त वे उसको अपने पेट पर औंधा सुलाते थे। जब भीवा 2.5 साल का हुआ, तब उसके सर पर एक भयंकर फोड़ा हो गया था। उस परेशानी में उसके 2-3 माह बीत गए। इसी तरह से सूबेदार को पेंशन लेने के बाद 5-6 माह तक महू में ही रहना पड़ा था। उसके बाद दापोली में ही हमेशा के लिए रहने के उद्देश्य से वे महू छोड़कर चले गए। मिलिट्री से पेंशन लेने के बाद महार चमार सैनिकों की और अधिकारियों की स्थिति अच्छी हो जाती थी।
उनके आचार विचार और रहन सहन में भी गांव देहात के अन्य महारों और चमारों की अपेक्षा फर्क होता था। अतः ऐसी स्थिति में पेंशनभोगी लोगों को अपने गांव खेड़े में जाकर रहने की इच्छा नहीं रहती थी। जब मिलिट्री से अछूतों ने इस प्रकार का विचार किया कि हमारे रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए, तब उन्होंने रत्नागिरी जिले के दापोली गांव को तय किया। वहां भी पहले मिलिट्री कैंप छावनी थी। मिलिट्री के अछूतों ने दापोली में एक गोट बस्ती सरकार की ओर से ले ली और वहां उन्होंने पेंशनभोगियों की बस्ती कॉलोनी बना ली। ये बस्ती कैंप दापोली के नाम से मशहूर हुई। यहाँ सूबेदार सन 1894 में रहने के लिए आए। उस समय वहाँ सूबेदारों के 360 परिवार और अन्य 250 हवलदार, जमादार आदि पेंशनर्स के परिवार रहते थे। यहाँ उनके बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी मराठी और अंग्रेजी पाठशाला थी। जब रामजी सूबेदार के मन में विचार आया कि यहाँ लड़के लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई की अच्छी सुविधा है, मिलिट्री के अपने मित्र साथी और रिश्तेदार भी यहीं रहते हैं, इसलिए उन्होंने भी अपना मकान वहीं बांधने का निर्णय लिया और उस काम में जुट गए। मिलिट्री में नौकरी करने वाले महारों और चमारों को 2 प्रकार के शौक थे। एक तो खूब शराब पीना और दूसरे लोगों को अध्यात्म ज्ञान समझाना। उन्होंने यहाँ इस प्रकार का अनुशासन रखा था कि मिलिट्री में जिसका जिस प्रकार का अधिकार था उस प्रकार से यहाँ सभी को रहना चाहिए। उसका उन्होंने निजी जीवन में भी पालन किया था, अर्थात मेजर, सूबेदार, तलवार बहादुर और सरदार आदि उपाधियों प्राप्त लोग सूबेदार, जमादार, हवलदार आदि निम्न स्तर की उपाधियां प्राप्त लोगों को कम स्तर के समझते थे और सूबेदार, जमादार आदि लोग भी उसी तरह का व्यवहार करते थे। इसके कारण बड़ी उपाधियां प्राप्त लोगों के मकान एक ओर तथा निम्न उपाधि धारकों के मकान दूसरी तरफ होते थे। इसके अलावा वहाँ रामानंद पंथी और कबीर पंथी और इन पंथों को न स्वीकारने वाले इस प्रकार के 3 धर्मों का पालन करने वाले पेंशनभोगी थे। वे अपने अपने मकान के पास अन्य पंथ को मानने वालों को मकान नहीं बनाने देते थे। इसी की वजह से इन पेंशनभोगी लोगों में एकता कभी हुई ही नहीं। मिलिट्री की श्रेष्ठता की उपाधियां, पैसा, अध्यात्म ज्ञान के बारे में प्रतिवाद करने वाली बैठकों में श्रेष्ठता आदि विषयों के कारण इन लोगों में कई गुट बन गए थे। उसी प्रकार रिश्तेदारी के झमेलों के कारण भी उनमें आपस में बेहिसाब अलगाव पैदा हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।